नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे महासागरीय जल का संचलन। महासागरों में भी जल का संचलन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है और यह हलचल से महासागरीय जल में को गति प्राप्त होती है, जिससे जल का परिसंचरण होता है। यह गतियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 महासागरीय तरंगें, नंबर 2 ज्वार भाटा, नंबर 3 महासागरीय धाराएँ। तीनों ही महासागर के जल को में गति पैदा करती हैं तथा शांत जल को अशांत तथा इसमें हलचल पैदा करती हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे महासागरीय तरंगों की। महासागरीय तरंगें सतह के ऊपर होती हैं और ऑसिलेटिंग दोलायमान होती हैं। कैसी गति होती है इनकी? दोलायमान होती है, अर्थात लहरों की तरह ये आगे बढ़ती हैं। इनके ऊपर शीर्ष पतन होता है और साथ ही साथ द्रोणी का उभार होता है और यह आगे की तरफ गतिमान रहती हैं। इसमें सागरीय जल स्तर नीचे या ऊंचा होता रहता है, जिस तरीके की लहरें चलती हैं, परंतु अपने स्थान से बहकर अन्य स्थान पर नहीं जाता। फॉर एग्जांपल, इसमें जल एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ नहीं बढ़ रहा, बल्कि क्या वो अपने स्थान पर ही ऊपर उठता है और फिर नीचे आता है, फिर अपने स्थान पर ऊपर उठता है, फिर नीचे जाता है। यदि कोई तैरने वाली वस्तु जैसे लकड़ी का टुकड़ा, कॉर्क या गेंद जल स्तर पर फेंक दी जाए तो वह अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे या आगे पीछे उछलती रहेगी या ऊपर नीचे होती रहेगी, जबकि तरंगें आगे बढ़ती दिखाई देंगी। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि इससे हमें पता चलता है कि इसकी गति कैसी है, दोलायमान है। सतह जल की गति महासागरों के गहरे तल को स्थिर जल को कदाचित ही प्रभावित करती हैं। जैसे ही एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है, उसकी गति कम हो जाती है और ऐसे गत्यात्मक जल के मध्य आपस में घर्षण होने के कारण होता है। जब जल की गहराई तरंग दैर्ध्य के आधे से कम होती है, तब तरंग टूट जाती है और बड़ी तरंगें खुलकर महासागरों में पाई जाती है। वायु की गति 2 नॉट या इससे कम होती है तो उर्मिकाएँ रिपल्स बनते हैं, मतलब बहुत हल्की हल्की लहरें हमें समुद्र के ऊपर देखने को मिलती है। मतलब वो अपने स्थान पर उठ रही हैं और अपने स्थान पर ही वो गिरती हैं, परंतु वायु की गति बढ़ने में इनके आकार में वृद्धि होती जाती है। अब हमें सबसे पहले देखना ये है कि तरंग बनने का कारण क्या है। तरंग मुख्यतः पवन के दबाव तथा घर्षण के कारण बनती है। तो 2 चीज़ें हैं, इसमें पवन का मुख्य हाथ है जिसमें दबाव तथा घर्षण। तरंगों का आकार और बल 3 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 पवन की गति, पवन के बहने की अवधि, कितने समय के लिए पवन बह रही है, तथा पवन के निर्विघ्न बहने की दूरी, मतलब उसमें कोई बैरियर तो नहीं आ रहा पवन के बीच में, कोई उसमें ऑब्स्टिकल्स तो नहीं आ रहे, मतलब बिल्कुल फ्री ऑब्स्टिकल्स वो घूमनी चाहिए। जहाँ भी पवनें तीव्र गति से लंबी अवधि तक एक ही दिशा में चलती हैं और जल गहरा होता है, ऐसे में इस गति में बाधा नहीं डालता। तरंगें निर्विघ्न बनती हैं। तरंगों में गति आती है क्योंकि वायु जल को प्रभावित करती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों के शिखरों के नीचे की ओर खींचता है। साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम की सहायता से आप इसको और ढंग से समझ सकते हैं। तरंग संबंधी शब्दावली। प्रत्येक तरंग के 2 भाग होते हैं। एक भाग ऊपर उठा हुआ होता है जिसे तरंग श्रृंग कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं। दूसरा भाग नीचे धंसा हुआ होता है जिसे तरंग गर्त कहते हैं। 2 तरंग श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य या तरंग श्रृंग दैर्ध्य कहा जाता है, वेवलेंथ कहते हैं। तरंग श्रृंग तथा तरंग गर्त के बीच का ऊर्ध्वाधर दूरी को तरंग की ऊंचाई, वेव हाइट कहते हैं। तरंग की ऊंचाई तरंग की गति उनके चलने के और निम्नलिखित सूत्र से उसको ज्ञात किया जाता है। तरंग की गति को ज्ञात करने के लिए तरंग दैर्ध्य और बटा तरंग का आवर्त काल, बार बार आने की उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उसका निकालते हैं। अब दूसरा जो मुख्य है जिसको कि आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं,
पहली दूसरी क्लास के बाद से आपने एक ज्वार भाटा का नाम बहुत अधिक सुना होगा। ज्वार भाटा, जैसे कि हमने पहले शुरुआत में बता दिया कि जल का स्तर, समुद्र का जल हमेशा एक सा नहीं रहता, इसमें तरंगें भी चलती हैं। साथ ही साथ हम ये बताना चाहेंगे कि नियमित रूप से दिन में ये 2 बार उठता है तथा नीचे उतरता है। समुद्री जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे उतरने को भाटा कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। और रिदम होता है इसमें, रिदमेटिकली राइज एंड फॉल होता रहता है समुद्री जल पर। इसलिए कारण हम आपको इसमें बाद में बताएंगे कि क्या कारण है, किस कारण से ये सब चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं ज्वार भाटे की उत्पत्ति का कारण। भाई हम जैसा सुन रहे हैं कि चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी, इनमें एक संबंध भी पाया जाता है और इनमें एक पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा संपूर्ण पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा की ओर खींचती है, तो दोनों में शक्ति है पृथ्वी को अपनी तरफ खींचने की। अब होता क्या है कि इसका प्रभाव स्थल की अपेक्षा जल पर अधिक पड़ता है। चंद्रमा सूर्य से बहुत छोटा है, परंतु ये सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है। देखिए 2 बातें बता रहे हैं, सूर्य से तो छोटा है, पर किसके पास रहा ये, किसका दोस्त रहा ये, पृथ्वी का दोस्त रहा। इस कारण चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न करने वाले बल सूर्य के बल से 2.17 गुना अधिक है। अब होता है क्या है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला अपकेंद्रीय बल ज्वार भाटा का एक अन्य कारण है। तो नंबर 1 चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, और नंबर 2 आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। जो भी जैसे पृथ्वी घूर्णन करती है उससे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकलता है, उस फोर्स से भी ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर 2 महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करते हैं, और चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, जबकि विपरीत भाग पर चंद्रमा एक गुरुत्वीय आकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। तो एक तरफ तो चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति उत्पन्न कर रही है, और विपरीत दिशा में क्या कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको प्रभावित करता है। अब हम बात करते हैं, आप इस डायग्राम को भी देख लीजिए कैसे ज्वार भाटे का निर्माण हो रहा है। अब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न कर दिया। ज्वार उत्पन्न करने वाले बल, इन दोनों बलों के बीच के अंतर हैं, यानी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्र बल के अंतर के कारण ही ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है समुद्री भागों में। अब हम मान लें कि संपूर्ण पृथ्वी को चारों ओर से समान गहराई वाले महासागरों ने घेर रखा है, और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उस पर अपना प्रभाव डाल रही है। परंतु आप ये डायग्राम देखिए, ए बिंदु चंद्रमा के सबसे निकट है, इसलिए इस बिंदु पर चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे अधिक होगी। बी पर उससे कम तथा सी पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति का काम करेगी। इस शक्ति के प्रभाव से ए बिंदु पर जल का ज्वारीय उभार ऊपर को उठेगा, सी पर ऐसा उभार ऊपर को उठता है, परंतु कम है। यद्यपि यह चंद्रमा से दूर है, इसका कारण पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न हुई अपकेंद्रीय शक्ति है। इस प्रकार उक्त चित्र के द्वारा हम पृथ्वी पर 2 एक दूसरे के विपरीत स्थानों पर ज्वार उत्पन्न होने वाली स्थितियों को देख सकते हैं। इसके विपरीत डी तथा ई पर जल स्तर नीचा है और वहाँ पर भाटा आता है। तो इस तरीके से ज्वार भाटे की जो स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि ज्वार भाटे के प्रकार। तो ज्वार भाटे के प्रकार के लिए 2 मुख्य बातें होती हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। तो ये हम अगले अध्याय में आपको बताएंगे कि ज्वार भाटे के क्या प्रकार हैं और इसको उत्पन्न करने के लिए कौन कौन से कारक हैं। धन्यवाद।